So let us continue from where we left in the last part. This was the homework problem. Homework problem तो नहीं था, हम डेरिवेशन कर चुके थे. जस्ट इसमें एक पार्ट क्या करना था, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ किस चीज का प्लॉट करना है? मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर. उसके पहले हम लोग वायर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो दिस इज द वायर और इसके ऊपर ही मैं एक्सिस भी बना लेता हूँ, तो दैट विल बी मोर क्लियर. तो ये हमने दो एक्सिस ले ली यहाँ पर. लेट अस टेक टू एक्सिस हियर. ये जो एक्सिस है ना, तो ये यहाँ पर इसका रेडियस हो जाएगा. दिस विल बी दी पोजीशन ऑफ सेंटर. ये स्ट्रक्चर का डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, बट ये सेंटर है उसका. दिस इज द सेंटर ऑफ द वायर एंड एज वी आर मूविंग अवे दिस इज द आर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इधर कुछ ज्योमेट्रिकली कनेक्शन नहीं, मैं उसी सर्कल के ऊपर ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ, दोनों मिक्स करके बना रहा हूँ ताकि वो क्लैरिटी रहेगी. तो एज वी गो टिल दी, ये जो आर है इस पॉइंट पर आर क्या हो गया, रेडियस के बराबर हो गया है. तो यहाँ तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज कर रही है. एक पॉइंट यहाँ तक लीनियरली इंक्रीज करेगी और उसके बियॉन्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड फॉल कर रही है 1/r से. क्योंकि यदि हम लोग फॉर्मूला देखें ऊपर, फॉर द केस ऑफ r लेस देन इक्वल टू r, magnetic field is directly proportional to r, and whereas we see for r greater than r it is inversely proportional to r. तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा. ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो गई और सामने दिस r इज क्या, ये r है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर. So having done that, regarding calculating direction of current and magnetic field around wire, so I got two very good diagrams in H.C. Verma. Let us see those. The first one tells us about direction of magnetic field around a wire. एक वायर में करंट I चल रहा है ना, इस तरह से करंट I चल रहा है. तो ये जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, उससे हम लोग कैसे समझे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. तो टुवर्ड, जैसे मैंने एक बार बोला भी था कि वायर के यदि हम लेफ्ट साइड देखें तो फील्ड बाहर निकलती है, तो ये बाहर निकलती है, तो ये कर्ल अराउंड पीछे से कर रहा है. तो ये दिस इज द फेस ऑफ द हैंड जो आप देख रहे हैं, मतलब यू आर लुकिंग एट दिस फेस. आपका जो हाथ का ये जो पोर्शन होता है, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट नाउ. एंड इन द अदर डायग्राम इफ वी सी, यहाँ पर ये पीछे का पोर्शन दिख रहा है. तो ये वायर को इस तरह से कर्ल एक ही तरह से हो रहा है, वो हम घुमा के उसको हाथ को टर्न कर रहे हैं. इस केस में टुवर्ड्स राइट हैंड साइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना. तो ये अभी हम लोग के सामने कौन सा फेस है, ये हैंड के पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो हमको दिख रहा है. सो दिस इज वेरी गुड डायग्राम. देयर इज अनदर डायग्राम टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, to calculate the direction of magnetic field on a circular current carrying wire. इस डायग्राम, यहाँ पर थंब के अलोंग क्या है, यहाँ पर थंब के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है. इस डायग्राम में थंब के अलोंग क्या था, करंट था. इस डायग्राम में थंब के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पर दिस वी कैन शो इट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो है ना, मैग्नेटिक फील्ड यदि ऊपर है तो वायर में जो करंट चल रहा है, ऐसे करंट की लूप जो होती है ना, इस तरह की, यदि करंट की लूप में ये करंट दिख रहा है यहाँ पर I, यू कैन गो एंड रीड इन H.C. वर्मा. तो ये करंट यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, तो हमको पता है कि ऊपर से देखने से कुछ बाहर निकलता है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट आएगी. तो ये भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बोल सकते हैं. और यदि उसमें क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं. तो ये दिस इज फॉर स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर के केस के लिए है. और ये सर्क्यूलर वायर, तो ये स्ट्रेट वायर है और ये सर्क्यूलर वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड और करंट के सेंस ऑफ रोटेशन या करंट के डायरेक्शन में रिलेशनशिप है. Now let us calculate magnetic field inside a solenoid. एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड कितना है, that let us calculate. So magnetic field inside a solenoid using Ampere circuital law. Using Ampere circuital law. Ampere circuital law. तो ये सोलेनॉइड होती क्या है? This is how a solenoid looks. तो ये जो है थोड़ा लूजली बाउंड है, लूजली वाउंड है ना, वाउंड मतलब लपेटना. एंड इट इज टाइटली बाउंड, ये टाइटली बाउंड है. तो somebody में भी सरप्राइज कर, इतना टच कैसे कर सकता है वायर में, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. इट विल नॉट हैपन बिकॉज ये सारे वायर्स कैसे होते हैं, दे आर लैमिनेटेड. सो बिकॉज ऑफ लैमिनेशन रहता है, सो बिकॉज ऑफ लैमिनेशन वायर एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट नहीं करते. ठीक है, दे में लुक लाइक देयर कॉपर जस्ट, बट कॉपर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो है देयर इज अ इंसुलेटिंग कोटिंग होती है, लेमिनेशन होता है. ओके, तो इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके निकालेंगे.
Here we can see कि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और आफ्टर पासिंग थ्रू सोलेनोइड इस तरह से पास करते हुए करंट ऐसे जा रहा है एंड देन वो यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है. So this is the manner in which current is passing. So if I make a cross-sectional view का मतलब क्या है कि हम लोग जस्ट 2D में देखें, इसको बीच से काट के ऐसे एक प्लेन काट के देखें जस्ट अंदर का पार्ट, तो कैसा नजर में आएगा हमें. वायर्स, ऊपर के वायर्स में क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है. देखो यहाँ से अंदर जा रहा है, नीचे के वायर्स में करंट अंदर जाएगा, बाहर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये अंदर घुसेगा, फिर बाहर आएगा. मतलब ऊपर के जो वायर्स प्लेन को काट के बाहर निकल रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें करंट बाहर निकल रहा है. सो देयर इज अ वी कैन से कि वायर के एक लेयर है ऊपर जिनसे करंट ऐसे बाहर आ रहा है. और सिमिलरली नीचे हम लोग एक लेयर बना सकते हैं जिसमें करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है प्लेन के अंदर. ठीक है, जितना ऊपर मैंने डॉट्स बनाए उतना नीचे क्रॉस होना चाहिए. मिसमैच होगा तो वो डायग्राम का मिस्टेक है, बट जस्ट है ना, मान के चलना है जितने ऊपर बनाए हुए हैं मैंने वायर उतने ही यहाँ नीचे भी हैं. फाइन. तो ये जो बीच का रीजन है इसमें हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो ये इस तरह से आपका पूरा क्रॉस सेक्शन में नजर में आएगा कि देयर इज अ स्ट्रिप ऑफ करंट विच इज कमिंग आउट एंड देयर इज अ स्ट्रिप ऑफ करंट विच इज गोइंग इनसाइड. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है. अभी एक्चुअली बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो समझने से पहले हमें क्या समझना है कि ये जो है इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप्स लाइक दिस. तो थोड़ा मैं दूर करके दिखाऊंगा. पहले इमेजिन करते हैं कि इतना टाइटली वाइंड नहीं है, ये एनीवेज टाइटली वाइंड नहीं है. टाइटली वाइंड का मतलब क्या होगा, बिल्कुल पास होगा ऐसे. तो इसलिए बिल्कुल पास होगा तो हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्कुलर लूप्स एक दूसरे से बहुत टच करके रखी हुई है. तो वही हम लोग देख रहे हैं. तो पहले देखते हैं कि दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आसपास होने से उनका कैसा बिहेवियर रहता है. तो ये हम लोगों ने सर्कुलर लूप लिया है. अभी लेटेस्ट से इनमें करंट्स कैसे चल रहे हैं, इनमें करंट जो इस तरह से चल रहे हैं. तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना. तो इसमें हमारे सामने वाला व्यू देखते हैं पहले, सामने क्या है पीछे क्या है. डॉटेड पोर्शन जो है वो पीछे है और ये 3D व्यू है, हम 2D में बना रहा हूँ. डॉटेड पोर्शन पीछे है और ये सॉलिड पोर्शन जो है हम सामने हमारे तरफ है, हम सामने देख रहे हैं. तो बीच में हम लोग यहाँ चाहे तो एक एक्सिस बना सकते हैं ऐसे, ये एक एक्सिस रहेगी बीच में. ओके, तो ये जो है एक्सिस के सामने ये वाला सेक्शन है और एक्सिस के पीछे डॉटेड सेक्शन है. क्लियर? तो यू कैन थिंक लाइक दैट. आई थिंक डायग्राम इज नाउ मोर क्लियर कि यहाँ से एंटर कर रहा है, पीछे से लीव कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, पीछे से लीव कर रहा है. ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, करंट ले लेता हूँ. तो जैसे ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि टॉप से करंट बाहर निकलना है और बॉटम से करंट अंदर जाना है. तो वी कैन टेक द डायरेक्शन इन दिस मैनर. तो यहाँ से इस तरफ से नजर में आएगा तो इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर दोनों वायर में. तो ये इधर से बाहर निकल रहा है, टॉप से बाहर निकल रहा है करंट और ये नीचे अंदर जा रहा है. टॉप से बाहर निकल रहा है करंट, नीचे अंदर जा रहा है. ओके, अभी हर वायर की हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएगी, यहाँ से वही हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं. यदि तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसी बाहर इधर से निकलेंगी, है ना, ऐसे कर्ल अराउंड करेंगी, मतलब ऐसे लूप्स बनाएंगी. So if I draw it, they will be like loops. Smaller loop यहाँ पर होगी ऐसे, यहाँ पर एक smaller loop होगी, then bottom में एक smaller loop होगी और यहाँ पर फिर bottom में एक smaller loop होगी. मैं complete नहीं बना रहा because मैं वो 3D में शो कर रहा हूँ. Actually complete है, broken नहीं है यहाँ से. तो इनका डायरेक्शन कैसे जाएगा, तो यदि हम लोग थंब को अपने करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग रखते हैं, है ना, तो यदि इफ आई कीप डायरेक्शन ऑफ थंब अलॉन्ग द करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, देन कर्ल ऑफ माय फिंगर्स इज गोइंग टू गिव मी द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. यू कैन पुट योर राइट हैंड एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें है. फाइनली इफ ऑल द लाइंस आर ड्रॉन देन द स्ट्रक्चर विल अपीयर समवॉट लाइक दिस. नोटिस हियर, तो सबसे मेन बात यह है कि एक्सिस के पास यदि आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो इस रीजन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सपोर्टिंग ईच अदर, लाइक दे आर ऑल इन सेम डायरेक्शन. तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इट विल बी लार्जर, है ना, क्लोज टू द एक्सिस एंड इट विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. मतलब वो लेफ्ट से राइट की ओर डायरेक्टेड रहेंगी इस बीच के रीजन में जहां पर एक्सिस है. एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब वायर्स की बाउंड्री के बियॉन्ड, है ना, ये वायर यहाँ पे खत्म हो गए. तो जो सॉलिनॉइड की जो दो स्ट्रिप बना रहा था मैं ऐसे, एक ऊपर एक स्ट्रिप बना रहा था, मतलब यहाँ बनाए तो एक ऊपर की स्ट्रिप लेते हैं और एक नीचे की स्ट्रिप लेने. स्ट्रिप का मतलब क्या, मैं ये दोनों स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ. तो इसके अंदर के रीजन में क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस आर कंसोलिडेटिंग ईच अदर एंड आउटसाइड दे आर लाइक कटिंग ईच अदर.
कैसे, यहाँ पर देखेंगे तो ये बियॉन्ड जो रीजन है, यहाँ पर देखो ये एक फील्ड क्या कर रही है, ऐसे जा रही है, तो दूसरी वाली फील्ड उल्टा ऐसे आ रही है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही है। सेम बात हम लोग बॉटम में भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी फील्ड लाइन अपोज कर रही है। ये जो हो गया नीचे जा रहा है एंड दिस वन इज कमिंग अप, तो इस रीजन में फील्ड वीक हो जाएगी, इधर भी फील्ड वीक हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इन समरी इट विल हैपन। सो इफ वी ड्रॉ द फुल पिक्चर रिजल्टेंट, ये तो सारा मैंने रेड वाला इज बिकॉज ऑफ लेफ्ट लूप एंड ग्रीन वन इज बिकॉज ऑफ द राइट लूप, बट अल्टीमेटली हर पॉइंट पर दो दो फील्ड तो नहीं होगी ना, एक रिजल्टेंट फील्ड का यहाँ पर कन्फिगरेशन आएगा। तो वो कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, दो वायर के अरेंजमेंट में फाइनली इस तरह से लूप्स बनेंगी। तो ये जो है, ये जो दिख रही है, दीज आर लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनकी लूप्स है, एक ऊपर एक लूप हो गई, एक नीचे लूप हो गई, इस तरह से बनेगी। तो ये दो वायर के लिए लिया, यदि इफ वी टेक इट फॉर अ लूजली बाउंड सोलेनॉइड कुछ इस तरह से नजर में आएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो प्रेजेंट है बट कम है ना। यहाँ पर देखो डेंसली फील्ड लाइन बहुत क्लोज है, मतलब फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होती है, जहाँ पर फील्ड लाइन क्लोज है और जहाँ पर स्पेयर्सली प्लेस्ड है, जैसे दोनों तरफ बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ सोलेनॉइड, दोनों तरफ क्या देखने को मिल रहा है, फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, मतलब वहाँ फील्ड बहुत वीक है। और यदि हम इसको बहुत टाइटली वाइंड करेंगे, देखो टाइटली वाइंड करने से क्या होगा, अंदर का जो फील्ड लाइन थोड़ा सा तो फिलहाल कर्व दिख रहा है, हल्का सा कर्वेचर है, तो जितना ज्यादा जितना यू कैन से जितना छोटा सर्कल बनता है उतना ऊपर बेंड मिलेगा आपको ऐसे। बट यदि जितना स्ट्रेट लाइन रहेगी तो एक स्ट्रेट लाइन भी होना है और उसको लूप भी बनाना है, तो ऐसे मतलब लूप तो सारी बनती है, तो ऐसा होगा तो इतना बड़ा लूप बनाएगा। लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली, लूप का प्रॉब्लम है यहाँ पर ये। सो इफ यू टेक एक कोई इतना कर्वेचर की है तो वो ऐसे आएगी, कोई कम कर्वेचर है मतलब ज्यादा कर्वेचर है, मतलब मोर बेंट, देन इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। बट यदि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो क्या होगा, और सपोज इससे कम कर दें, ऐसे कर दें तो वो और घूम करके आएगी, और यदि मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगा तो क्या होगा, वो घूम करके आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो ये इस तरह से होता है। तो स्ट्रेट लाइन वी कैन से सर्कल ही है, बट ये घूम के कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से घूम करके आती है, मतलब ये इन्फिनिटी की ओर जाएगी और इन्फिनिटी से टर्न कर करके लूप बनाएगी। वो कहने का मतलब है कि ऊपर कभी बनाएगी ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है टाइटली बाउंड नहीं है, इसलिए इस तरह से बीच में जो है हल्का हल्का कर्वेचर मिल रहा है, मतलब एग्जैक्टली बीच के रीजन में स्ट्रेट नहीं है, दे आर स्लाइटली, they have some curvature, they are little bit bent, they are not exactly straight line, but as you keep on increasing the number of turns and आप इसको बहुत टाइटली वाइंड कर लें, लाइक इस तरह से यदि हम लोग उसको वाइंड, नॉट ऊपर तरह से, इस तरह से यदि हम लोग वाइंडिंग करते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा, बीच के रीजन की जो फील्ड होंगी क्लोज टू एक्सिस, इस रीजन में बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी एंड दे विल बी यूनिफॉर्म हो जाएंगी। तो फाइनल पिक्चर हम लोग बनाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बीच के रीजन में फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल है। तो अभी देखिए ऊपर करंट बाहर आ रहा है, इट इज करंट कमिंग आउट, इट इज करंट गोइंग इन, ये बहुत सारे वायर के टर्न्स है, बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए कभी घूम के आएगी नहीं। तो ऊपर के रीजन में फील्ड जीरो ही हो जाएगी, बिकॉज फील्ड लाइन आने ही नहीं वाली है। तो ये आइडियल केस है, मतलब बिल्कुल बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है कि ये सोलेनॉइड एक सिलेंड्रिकल शेप की होगी, तभी सिलेंड्रिकल शेप की है तो इसका जो रेडियस रहेगा, दैट रेडियस और इसका कुछ एक लेंथ रहेगा। तो यदि रेडियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू लेंथ, देन वी कैन से इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसके केस में क्या होगा, ये फील्ड लाइन घूम करके आ ही नहीं पाएंगी, तो घूम के नहीं आ पाएंगी तो इस रीजन में कौन सी फील्ड लाइन आएगी, कोई नहीं आएगा। तो आउटसाइड सोलेनॉइड फील्ड लाइन जीरो होगी और अंदर फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मिलना है। तो बस ये फाइनल समरी इस सोलेनॉइड के केस में है। तो ये हमने अभी क्वालिटेटिव डिस्कशन तो कर लिया, अभी इसके बारे में समझना ये है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी निकालना है। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट दैट। तो हम लोग एक्चुअली सोलेनॉइड के एंड से थोड़ा दूर निकालेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली सोलेनॉइड इनफाइनाइट तो नहीं है, तो एंड पर तो कोई ना कोई डेविएशन मिलेगा, इसलिए हम लोग क्लोज टू सेंटर, एक्सिस पर क्लोज टू सेंटर, मतलब मिडिल, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ सोलेनॉइड में यदि फील्ड निकालते हैं तो वहाँ हमको करेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्पियर लूप चूज करेंगे। तो एम्पियर लूप हम लोग कुछ इस तरह से चूज करेंगे, एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप मैं चूज करूंगा, ऐसे जाएगी वो, और फिर इस रीजन में फील्ड लाइन कहीं ना कहीं तो कोई फील्ड लाइन मिल ही जाएगी, एंड देन वी विल कीप इट लाइक दिस, इस तरह से एम्पियर लूप ले लेंगे
और डायरेक्शन दोनों का सेम ही ले लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसी सेंस में हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे लाइक दिस। तो ये एम्पियर रन लूप हो गया एंड लेट अस लेबल इट पी क्यू सेगमेंट, देन क्यू आर सेगमेंट एंड देन आर एस सेगमेंट। तो वन बाय वन हमको यहाँ पर क्या करना है, वो लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। अभी इसमें एक और बात कही जाती है कि इसमें दो चीज है, एक टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इट इज गिवन बाय सिंबल एन। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो टाइटली वाइंड है ना, तो पर सेंटीमीटर या पर मीटर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 100 टर्न्स पर मीटर, 1000 टर्न्स पर मीटर, उसके हिसाब से होगा। तो हर वायर में एक ही करंट चल रहा है, तो एक वायर में आई करंट चलेगा। बट यहाँ पर कितने वायर हो गए, यदि मैं इस फिगर में काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वायर्स वी कैन सी, 6 वायर्स आर कमिंग आउट। तो यहाँ पर 6 इंटू आई का करंट हो जाएगा। बट बिकॉज ये तो डायग्राम बनाया हम लोगों ने, है ना, एक्चुअली स्पीकिंग तो बहुत टाइटली वाइंड होती है। तो ये 100 200 इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिल जाते हैं पर यूनिट मीटर में मिल जाएंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं, जितना टाइटली वाइंड करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो टोटल करंट एनक्लोज जब हम इस लूप के अंदर निकालेंगे, आई एनक्लोज कितना मिलने वाला है, तो उसके लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो इतना जो लेंथ है, लेट अस से दिस लेंथ इज स्मॉल एल, है ना। टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कैपिटल एल है और इस सेगमेंट की लेंथ मैंने कितनी ले ली, स्मॉल एल ले ली। रेक्टेंगुलर लूप है, तो दिस इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कंटेन्ड इन दिस मच सेक्शन, है ना, मतलब दिस मच सेक्शन, वो कितना मिलेंगे, वो मिलेंगे हमको लेंथ इनटू डेंसिटी, टर्न डेंसिटी, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर में मान लीजिए 100 टर्न्स हैं और ये L सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू 10 करके 1000 मिल जाएगा, लाइक दैट। तो टोटल करंट इनक्लोज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच आई एम कॉलिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब मैं बोल दे रहा हूँ n डैश। पूरे सोलेनॉइड में देखो L लेंथ होगी, तो इसमें टोटल n टर्न्स होंगे, टोटल कैपिटल N टर्न्स होंगे। मतलब क्या है, स्मॉल n कैसे मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई L करके आपको इसमें ये मिलेगा। बट ये छोटे सेक्शन में, इतने सेक्शन में कितने टर्न्स हैं, इतने सेक्शन में यहाँ पर n डैश टर्न्स है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो n डैश इंटू हम क्या कर देंगे, यदि I कर देंगे तो टोटल एनक्लोज करंट मिलेगा। और n डैश का मतलब क्या है, n डैश का मतलब है स्मॉल l इंटू एल, small n into L into I, NLI. So this is the value of enclosed current, जो कि इस रेड एम्पियरन लूप के अंदर enclosed है। तो ये हम लोगों ने एम्पियर सेकेंडरी लॉ का RHS वाला पार्ट कर लिया। अभी हम लोग एम्पियर सेकेंडरी लॉ का LHS वाला पार्ट करेंगे। तो LHS वाला पार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंडरी लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटेग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू इंटू आई एनक्लोज्ड। तो ये आई एनक्लोज की बात हम लोग बाद में करेंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बी डॉट डी एल, तो ये बी डॉट डी एल, इस इंटेग्रल को, पूरे लूप को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सो लाइन इंटेग्रल करना है बी डॉट डी एल, इसको मैंने ब्रेक किया बिटवीन पहले P से Q, है ना, देन इंटेग्रल फ्रॉम Q टू R इस सेक्शन में। तो ये फिर Q टू R अगेन B डॉट DL, देन प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, देन हम लोग लिख सकते हैं R टू S, तो R से लेकर के S अगेन B डॉट DL, एंड देन फाइनली स्पीकिंग क्या मिलेगा आपका, S टू P, इंटीग्रल फ्रॉम S टू P सेम B डॉट DL। ठीक है, तो स्कूल में बोर्ड में ऐसे लिखना एग्जैक्टली। अभी यहाँ पर 1 बाई 1 हम इंटीग्रेट करते हैं सेक्शन वाइज सेक्शन। अब देखें यदि यहाँ पर, तो P से Q के सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और ये DL एलिमेंट जो होगा वो पैरेलल है ना। तो यहाँ पर B इज पैरेलल टू DL इस सेक्शन में। फिर Q से R के सेक्शन में देखिए, इसमें भी 2 पार्ट है। इतना जो रीजन है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड सामने है और DL एलिमेंट ऊपर रहेगा, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री मिलने वाला है। तो ठीक है, 90 डिग्री एंगल मिलेगा फ्रॉम Q टू R। अभी Q टू R क्या होगा, बाउंड्री तक तो मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। सो परपेंडिकुलर होगा तब भी B डॉट DL 0 होगा और B 0 होने से भी 0 होगा, तो इस रीजन में ये 0 ही मिलने वाला है। तो हम लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि B इज परपेंडिकुलर टू DL, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा।
फिर B डॉट डी एल S2R तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो ये B हर जगह जीरो है, तो B डॉट डी एल करोगे तो वो तो हर जगह ही जीरो मिलना है। एवरीवेयर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो फ्रॉम S R टू S, R से S हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है, ये जीरो हो गया। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे S2P फिर से वही बात आ गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर है, तो ये डीएल वेक्टर ऐसे हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 था, यहाँ पर भी 90 है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल। तो अल्टीमेटली ये इंटेग्रल आपको जीरो देगा, ये इंटेग्रल आपको जीरो देगा, ये इंटेग्रल जीरो देगा। ये परपेंडिकुलर होने से डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ, ये भी परपेंडिकुलर होने से डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ, और बीच वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों का रिजल्ट क्या आया, जीरो। तो बस एक नॉन जीरो पार्ट जो बचा है वो यहाँ पर ये वाला बचा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट क्या कर लेते हैं, ये B डॉट डी एल, तो अभी यही सेक्शन बचेगा। अब इस सेक्शन में भी बिटवीन P टू Q क्या रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल पैरेलल होने से cos 0 डिग्री की बात हो जाएगी, और cos 0 डिग्री मतलब 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड अंदर के रीजन में यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इट इज यूनिफॉर्म, तो इसको हम लोग इंटेग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा आपको, डीएल एंड लेंथ फ्रॉम P टू Q। अभी इंटेग्रल की बात करोगे, हाँ इंटेग्रल P टू Q डीएल, तो डीएल सारा जोड़ देना है, तो जोड़ दोगे तो ये PQ सेगमेंट की लेंथ मिल जाएगी। सो इंटेग्रल P टू Q डीएल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ, है ना, जो कि कितना है, जो कि स्मॉल l है। तो दिस विल फाइनली गिव अस द रिजल्ट B इंटू L। तो ये एम्पीयर सर्किटल लॉ का जो आपका LHS है, LHS का आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया B इंटू L। तो अभी दोनों तरफ का वैल्यू लिख देते हैं। तो इंटेग्रल पूरा लूप है ना, इंटेग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई एनक्लोज्ड की बात करेंगे, तो इधर का रिजल्ट क्या मिला है, पूरा लूप पे निकाला PQRS पर, है ना, मैंने पूरा यही वही प्रोसेस किया, यहाँ पर निकाला जो अभी ये जो रिजल्ट मैंने ब्रेक कर दिया, इसी इंटेग्रल को मैंने ये 4 पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक करा था और फिर मैंने निकाला यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन तो सम ही होता है। तो ये मिला हमको B इंटू एल और म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो आई इनक्लोज भी हम लोगों ने निकाला, एन एल आई स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई, तो एल से एल यहाँ पे कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड मिली म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अभी इसके बारे में एक बात ध्यान देना है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, लॉन्ग तो है ही, और उसके बाद भी क्या है, क्लोज टू एक्सिस, है ना, नियर द मिडिल, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया है, तो ये अप्रोक्सीमेशन बेस्ट कब रिजल्ट देंगे, जब सोलेनॉइड लंबी होना चाहिए, क्लोज टू एक्सिस हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होना चाहिए, और इट शुड बी अराउंड द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड। तो नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग यू कैन से हाफ सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हाफ सोलेनॉइड के कारण बोल, हाफ सोलेनॉइड का मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, एक लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड पर, लॉन्ग टाइटली वाउंड सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो हम लोग निकालेंगे। एक्चुअली स्पीकिंग ये जो है हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हम लोगों ने केस पढ़ा था कि एक रिंग होती है, उसके एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, सो यूजिंग दैट उसी प्रकार से यहाँ पर मेनी एक के बाद एक रिंग लगाई गई है, तो उसमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करना होता है, तो हम लोग ये बायोट-सावर्ट लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू कैन ट्राई इट आउट, है ना, मैं किसी सप्लीमेंट्री वीडियो में या फिर एडिशनल वीडियो में उसको डालूंगा। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड।